गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मौर्य हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अगली सीरीज में हम लोग आज फिर से देखेंगे 50 क्वेश्चंस की एक शानदार श्रृंखला। तो इस शानदार श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो देखिए, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की। तो देखिए, चार ऑप्शन: अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन छांट लेना है। तो सही आंसर है इस फर्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। तो क्या इसके पहले सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था? तो इसके पहले सैनिकों को इक्ता दी जाती थी, यानी जमीन का टुकड़ा। जो सैनिक सेवा करते थे तो उनकी सेवा के बदले में उनको इक्ता दे दी जाती थी, यानी सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था। लेकिन इल्तुतमिश जो है वो विश्व विजय करना चाहता था, इसीलिए उसने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की और एक विशाल सेना का संगठन किया। अगला क्वेश्चन, एक अस्पा यानी एक घोड़ा, दो अस्पा यानी दो घोड़ा सैनिक प्रथा किसने चलाई? तो चार ऑप्शन आपके सामने: जहांगीर, शाहजहां, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, राइट आंसर है चौथा, अलाउद्दीन खिलजी। यानी एक अस्पा यानी एक घोड़ा, दो अस्पा यानी दो घोड़ा सैनिक प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। क्यों? अभी मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय करना चाहता था, इसीलिए उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि भी ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का राज कवि कौन था? तो देखिए, चार ऑप्शन है: इसामी, बरनी, अमीर हसन और अमीर खुसरो। तो देखिए, इसमें से चार ऑप्शन है, चार में आपको चुनना है। तो राइट आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो था, इसने 7 सुल्तानों का शासन देखा था और इसका जन्म पटियाला में हुआ था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का राज कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरी का किला निर्माण कराया। तो देखिए, चार ऑप्शन: बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। तो देखिए, राइट आंसर आपको चुनना है। तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, निम्न विदेशी यात्रियों में सबसे पहले भारत कौन आया? तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो देखिए, बर्नियर, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक और वास्को डिगामा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लोग आए हैं ये किसके समय में आए हैं और इनका सन क्या है। तो आप देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि इनमें से सबसे पहले कौन आया है। तो सही आंसर है इब्न बतूता, क्योंकि इब्न बतूता जो है ये 1333 में आया है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। इसके बाद जो अब्दुल रज्जाक है ये विजयनगर साम्राज्य में आया है। तो विजयनगर साम्राज्य का ऑलरेडी आप देखेंगे कि 1336 में निर्माण हुआ। तो इसके बाद वास्को डिगामा 1498 और बर्नियर की अगर हम बात करें तो ये शाहजहां के समय में आया है, यानी सबसे लास्ट में आया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि सबसे पहले इब्न बतूता, फिर आएगा आपका अब्दुल रज्जाक, फिर वास्को डिगामा और फिर बर्नियर। लेकिन इन सभी में सबसे पहले इब्न बतूता आया है। तो आपको ये चीज याद रखनी होगी कि इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनका कौन सा सन है और वो किस राजा के समय में आए हैं। तो ये चीज आपको पता करनी पड़ेगी। क्वेश्चन, आवास व चराई कर किस सुल्तान के द्वारा लगाए गए थे? तो देखिए, चार ऑप्शन: बलबन, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर आपको चुनना है। राइट आंसर है चौथा, अलाउद्दीन खिलजी। यानी आवास व चराई कर, ये जो दो अतिरिक्त कर लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, इन्हीं को कहा जाता है घरी कर और चरी कर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो कर 50% कर देगा। यानी उसके पहले जो कर व्यवस्था थी वो 1/3 के आसपास थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बैठते ही कर व्यवस्था 1/2 यानी 50% हो जाएगी। और इसके अलावा ये दो अतिरिक्त कर लगाएगा, घरी कर और चरी कर, यानी आवास कर और चराई कर। अगला क्वेश्चन है,
कि मुकद्दम क्या थे, तो देखिए 4 ऑप्शन है, ग्रामीण नेता, धार्मिक नेता, समाज सुधारक और सेना अधिकारी। तो देखिए राइट आंसर आपको ढूंढ लेना है। राइट आंसर आपको मिल चुका है। राइट आंसर पहला है ग्रामीण नेता, यानी जो गांव में प्रधान होते थे इन्हीं को मुकद्दम कहते थे। तो ये मुकद्दम जो होते थे ग्रामीण नेता होते थे। और इस तरीके के ये जैसा क्वेश्चन है मुकद्दम क्या थे, तो इसको कई बार मैंने देखा है कि कंपटीशन में कई बार पूछा गया इस क्वेश्चन पे। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, इस पर कई बार फोकस हुआ है, कई बार ये पेपर में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सा स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुशैली का उदाहरण है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा और लाल किला। तो आपको देखना है कि इसमें राइट आंसर, तो राइट आंसर देखिए है तीसरा, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का जो मकबरा है और ये जो है भारतीय तथा फारसी दोनों शैली, क्योंकि इसको मिर्जा गियास बेग ने बनाया था, तो उसने जो है भारतीय तथा फारसी वास्तुशैली का जो है बहुत ही अच्छा मिश्रण किया था। अगला क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था। तो अलाई दरवाजे का निर्माण देखिए 4 ऑप्शन, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक। तो अलाई दरवाजे का निर्माण राइट आंसर आपको ढूंढना है, तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया। और अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के किस सेनापति की मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तो अलाई दरवाजे के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि अलाई दरवाजा जो पहला ऐसा दरवाजा है जो ज्यामिति विधि से बना हुआ है, यानी वैज्ञानिक विधि से जो है बना हुआ पहला ऐसा दरवाजा है जो अलाई दरवाजा है, जो कि कुतुब मीनार का जो है दक्षिणी द्वार कहलाता है। तो अलाउद्दीन के किस सेनापति की मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई। तो ये 4 सेनापति दिए हुए हैं और ये चारों सेनापति जो थे वो अलाउद्दीन के यहाँ थे, जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां, उलुग खां। तो इसमें सबसे पहले जो था मंगोलों से लड़ते हुए जफर खां की मृत्यु हो गई थी। और जफर खां के बारे में बताया जाता है कि बहुत ही योग्य सेनापति था और इतना योग्य था कि जो जिससे उस समय पूरी दुनिया डरती थी यानी मंगोलों से, तो मंगोल जफर खां से डर गए थे। और जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और जफर खां को अलाउद्दीन ने मंगोलों का आक्रमण करने के लिए भेजा, तो जब मंगोलों को ये पता चला कि जफर खां जो है आ रहा है, तो मंगोल जो है रात में ही 20 कोस पीछे बिना कहे हट गए थे। वो लोग जफर खां से इतना ज्यादा डर गए थे, बहुत ही साहसी सेनापति था। कानून नेक्स्ट क्वेश्चन जवाबित थे। तो देखिए 4 ऑप्शन, कृषि संबंधित कानून, राज्य कानून, हिंदुओं से संबंधित मामले और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है राज्य कानून, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है रुकनुद्दीन फिरोज की माता का क्या नाम था। तो देखिए तुर्का खातून, शाहतुर्खान, बीबी नैला और जीवा। तो अब आप कहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन की क्या जरूरत है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं, मैंने कई बार देखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी रखा गया है। तो राइट आंसर आपको ढूंढना है, राइट आंसर है देश दूसरा शाह तुर्कान। रुकनुद्दीन फिरोज की माता का नाम शाह तुर्कान था। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर किसने संगठित किया। तो देखिए सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर किसने संगठित किया, आपको ढूंढना है राइट आंसर। बलबन, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। तो राइट आंसर आपको ढूंढ लेना है। तो जी हाँ राइट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाए कि ये मंगोल एक्सपर्ट इसको कहा जाता था, यानी मंगोलों को हराने में और मंगोल व्यूह करने में, और ये जो था मंगोलों इससे बहुत डरते थे। यानी बलबन के समय में जब ये सेनापति था तो ये मंगोल इससे बहुत डरते थे, तो इसलिए इसको जो है मंगोलों का एक्सपर्ट कहा जाता था। तो इस पर कहा जाता था, इसलिए इसने जो है जब ये सुल्तान बना तो इसने सेना का जो संगठन था वो मंगोलों के सैन्य प्रणाली पर यानी दशमलव प्रणाली पर इसने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम अधिकारी था। तो सल्तनत काल में देखिए 4 लोग हैं, चौधरी, रावत, मलिक और पटवारी। तो देखिए इसमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो राइट आंसर है पहला चौधरी। तो सल्तनत काल में जो भू राजस्व का सर्वोत्तम अधिकारी होता था उसको चौधरी कहते थे, और आजकल भी गांव में कहते हैं और चौधरी साहब क्या हाल चाल है। तो चौधरी जी होते हैं वो जो गांव में होते थे। अगला है
तैमूर के आक्रमण का समय बताइए। तो बहुत ही फेमस आक्रमण हुआ है तैमूर लंग का। तो देखिए राइट आंसर है 1394, 98, 1412 और 1414। तो सही आंसर आपको ढूंढना है। तो सही आंसर आपको मिल चुका है 1398। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये इतना क्रूर था कि जब ये इसने भारत पर आक्रमण किया था तो दिल्ली को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। और ये छोटे छोटे जो बच्चे होते थे उनको ये ऊपर की ओर उछाल देता था और नीचे भाला लगा देता था। तो ये बहुत ही इसने नरसंहार किया था। तो इसके आक्रमण को तो कतई नहीं बोला जा सकता। यानी 1398 का समय, इसको तो हम कतई नहीं बोल सकते। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो देखिए राइट आंसर आपको चुनना है। तो राइट आंसर है तीसरा, सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में तत्काल सैयद वंश की स्थापना हुई और खिज्र खां जो है इसका पहला राजा बना। क्योंकि जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो खिज्र खां था उसी ने इसकी सहायता की थी। और उसके बाद जब तैमूर यहाँ से चला गया तो खिज्र खां को दीपाल, मुल्तान और लाहौर का सूबेदार बना गया था। और खिज्र खां ने भी कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, केवल एक उपाधि रैयत आला की उपाधि इसने ग्रहण की और जीवन भर ये तैमूर के जो है प्रति वफादार रहा। अगला क्वेश्चन है, किस मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 ऑप्शन, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर आपको चुनना है। जी हाँ, राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। यानी जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, इसी को मूल्य नियंत्रण व्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लज्जत सिकंदरी पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लज्जत सिकंदरी पुस्तक आप देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगला है ज्ञान विद्या, आयुर्वेद, चिकित्सा और नृत्य। तो इसमें से आपको राइट आंसर चुन लेना है। तो जी बिल्कुल राइट आंसर है पहला, ज्ञान विद्या। जो लज्जत सिकंदरी जो थी ये संगीत पर लिखी गई बहुत ही बेहतरीन पुस्तक थी सल्तनत काल में। और ये फिरोज शाह सिकंदर लोधी के समय पर लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि गज सिकंदरी पैमाना किसने प्रारंभ किया था? तो ये नाप का पैमाना था। तो देखिए 4 ऑप्शन है, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी। तो इसमें सिकंदरी शब्द जुड़ा हुआ है तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर आपको मिल चुका होगा। राइट आंसर है तीसरा, सिकंदर लोधी। तो ये सिकंदर लोधी ने जो है भूमि नापने की इकाई प्रस्तुत की थी जिसको गज सिकंदरी कहा जाता है। और पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा कि जो भूमि नापने की जो व्यवस्था थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी जिसको बिस्वा कहा जाता था। तो वो इकाई तो आज भी चलती है गांव में। हम लोग गांव में जाते हैं तो पूछते हैं कितने बिस्वा जमीन है, तो ये बिस्वा तो आज भी हम लोगों के यहाँ चलता है। और अगला क्वेश्चन है कि गज सिकंदरी पैमाना कितने इंच का था? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है 18 इंच, 22 इंच, 30 इंच और 38 इंच। तो इसमें से राइट आंसर आपको चुन लेना है। तो राइट आंसर है 30 इंच। गज सिकंदरी जो पैमाना था ये 30 इंच का होता था। यानी भूमि नापने के लिए इसकी एक इकाई थी 30 इंच की। तो अगला क्वेश्चन, मैरिज ब्यूरो विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए राइट आंसर आपको ढूंढना है। तो राइट आंसर हम लोग पहुंच चुके हैं। राइट आंसर है फिरोज तुगलक। देखिए उस जमाने में फिरोज तुगलक ने मैरिज ब्यूरो विभाग की स्थापना की थी कि अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है तो अपना जा करके इस विभाग में बढ़िया से रजिस्ट्रेशन कराए और उसकी शादी करा दी जाएगी राज्य की ओर से। तो ऐसी व्यवस्था देखिए करने वाला फिरोज तुगलक। तो इसीलिए इसको कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा गया है। यानी इसने निरंकुश शासक था लेकिन जनता के कल्याण के इसने बहुत सारे काम किए थे। बहुत सारे विभागों की इसने स्थापना करवाई थी। 300 नए नगर इसने बनवाए थे। स्थापत्य के क्षेत्र में अद्भुत कार्य इसने किया था। इसलिए इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। खैर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दीवाने इस्तियाक विभाग संबंधित था। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, पत्र व्यवहार, दान विभाग, पेंशन और वजीफा। तो दीवाने इस्तियाक, तो आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर की ओर चलेंगे हम लोग। तो राइट आंसर है पेंशन। दीवाने इस्तियाक विभाग ये जो था ये भी फिरोज तुगलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसमें जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग वगैरह होते थे इनको जो है पेंशन दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है कि विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता।
तो चार ऑप्शन आपके सामने है, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। तो देखिए चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको चुनना है, बिल्कुल राइट आंसर आप चुन लीजिए। राइट आंसर मिल चुका है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मतलब ये विंध्याचल पर्वत क्या है, तो विंध्याचल पर्वत ये मध्य प्रदेश में है और ये क्या करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को आपस में बांटने का कार्य करता है। तो दक्षिण भारत को चूंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था अपने सेनापति मलिक काफूर के द्वारा, और पहली बार जब ये सुल्तान नहीं था तो 1296 में उसने देवगिरी पर भी आक्रमण किया था, यानी विंध्याचल पर्वत को पार करके ये देवगिरी गया था। अगला क्वेश्चन है, राजत्व सिद्धांत को अपनाने वाला सुल्तान। तो देखिए चार ऑप्शन है आपके सामने, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक। तो राजत्व सिद्धांत को जिसने अपनाया है, तो देखिए राइट आंसर हम लोग चलेंगे, राइट आंसर है बलबन, क्योंकि बलबन ने ही एक उपाधि धारण की थी, जिल्ले इलाही, ठीक है, और नियामत ए खुदाई। अगला क्वेश्चन है कि खिज्र खां की मृत्यु हुई थी। तो देखिए चार ऑप्शन है आपके, 1414, 1421, 1434, 1451। तो राइट आंसर आपको चुन लेना है। तो राइट आंसर है 1421, यानी खिज्र खां की मृत्यु 1421 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहां पर की थी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, मानिकपुर, बदायूं, तिलपत या कड़ा। तो देखिए बहुत अच्छा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट आंसर है कड़ा, यानी अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कड़ा में की थी। जब अलाउद्दीन ने देवगिरी विजय किया तो उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को एक लेटर लिखा कि हे चाचा, मुझसे जो है मैंने बिना पूछे आपसे देवगिरी पर आक्रमण कर दिया है, तो मुझसे गलती हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूं और देवगिरी में लूटी गई समस्त संपत्ति को मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको कड़ा आना होगा और निशस्त्र आना होगा और अकेले आना होगा। जलालुद्दीन खिलजी चूंकि उदार निरंकुशवाद से संबंधित था और वो अलाउद्दीन खिलजी के प्यार में जो है वशीभूत था, और वो किसी की बिना सलाह लिए ही पैदल कड़ा मानिकपुर पहुंच गया और वहीं पर अलाउद्दीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन है, दीवाने मुस्तकराज का संबंध था। तो देखिए दीवाने मुस्तकराज, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, भू राजस्व, न्याय, दान और बाजार। तो सही आंसर आपको चुन लेना है। जी हाँ, सही आंसर आप देख लीजिए, चार ऑप्शन है इसमें आपके सामने। तो राइट आंसर हम लोगों को मिल चुका है, राइट आंसर है भू राजस्व। दीवाने मुस्तकराज जो था ये भू राजस्व से संबंधित था और इसको पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसको शुरू करवाया था, इस विभाग को, दीवाने मुस्तकराज, और जिसका कार्य था भू राजस्व को कलेक्ट करना। इसके लिए एक स्पेशल ये विभाग बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी और दौलत खां लोधी। तो राइट आंसर आपको ढूंढना है, राइट आंसर है सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी और सिकंदर लोधी लोधी वंश में सबसे योग्य शासक था। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1504, 1506, 1508 और 1510। तो देखिए राइट आंसर आपको ढूंढ लेना है। तो आगरा नगर की स्थापना कब हुई थी, तो आगरा नगर की स्थापना 1504 में हुई थी। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं कि आगरा राजधानी कब बनी। देखिए बहुत अच्छा, दो तीनों क्वेश्चंस को मैंने एक पास रख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। आगरा राजधानी कब बनी, तो इसमें भी चार ऑप्शन है, 1504, 1506, 1508 और 1510। तो देखिए 1504 तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आगरा नगर की स्थापना हुई थी, अभी मैंने आपको बताया। तो अब तीन ऑप्शन आपके सामने बचते हैं, 1506, 1508 और 1510। तो इसमें से आपको उत्तर लेना है। तो बिल्कुल राइट आंसर है सेकंड, 1506। आगरा जो है 1506 में राजधानी बनी, यानी आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की और जो है इसकी स्थापना 1504 में हुई और ये राजधानी 1506 में बनी। इसके बाद ये बहुत दिनों तक आगरा जो है ये राजधानी बनी रहेगी। इसके बाद अकबर आगरा से राजधानी फतेहपुर सिकरी ट्रांसफर करेगा। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में सहना या मंडी संबंधित था। तो देखिए चार ऑप्शन, राजस्व से, सेना से, राजमहल से और बाजार से।
तो राइट आंसर आपको ढूंढना है। तो राइट आंसर देखिए हमने ढूंढ लिया है। जी हाँ, बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका सही है, बाजार से। सहना मंडी, देखिए मंडी शब्द इसमें लग गया है, तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि जो मंडी होती है वो बाजार में से संबंधित होती है। तो जो इल्तुतमिश ने जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था शुरू की थी उसमें 4 प्रकार की मंडी का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक सहनाई मंडी है, दूसरी गल्ला मंडी है, तीसरी जो है पशु मंडी है, और चौथी जो है वो आपकी अन्य वस्तुओं की मंडी है। तो सहनाई जो मंडी थी वो सबसे इंपॉर्टेंट मंडी थी। तो ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि तजुर्मा ए बाराही किस विषय से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन है। नया शब्द आपको मिल रहा होगा, आपने देखिए आयुर्विज्ञान, ज्योतिष, संगीत और दर्शन। तो राइट आंसर आपको चुनना है। तो राइट आंसर आपका सेकंड है, ज्योतिष। तजुर्मा ए बाराही जो था ये ज्योतिष से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो आपका अगला है, और क्वेश्चन है कि कौन एक अष्टभुजी मकबरा है? तो देखिए इसमें 4 मकबरे आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है बलबन का मकबरा, फिर है फिरोज तुगलक का मकबरा, फिर है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, और अगला है सिकंदर लोधी का मकबरा। तो राइट आंसर इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो देखिए जो अष्टभुजी मकबरा है इसका राइट आंसर है सिकंदर लोधी का मकबरा, क्योंकि जो लोधी काल था उसे मकबरों का काल कहा जाता था। और पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में बनने वाला प्रथम जो मकबरा था वो सुल्तान गढ़ी का मकबरा था, जिसे इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद की याद में बनाया था, क्योंकि नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु मंगोलों के आक्रमण में जो है रक्षा करते समय हो गई थी। इसके बाद जो स्क्रिस शैली में बना हुआ भारत का जो प्रथम मकबरा है वो इल्तुतमिश का ही मकबरा होगा, जो कि दिल्ली में है। और अगला मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी पद्धति से बना हुआ मकबरा है, तो वो है आपका बलबन का मकबरा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो बलबन का मकबरा, देखिए इसमें ऑप्शन में भी है कि जो बलबन का मकबरा है वो शुद्ध इस्लामी पद्धति से बना हुआ मकबरा है। तो जो उसके बाद जब लोधी काल आता है तो लोधी काल में जितने भी मकबरे बनेंगे वो सब अष्टभुजी मकबरे होंगे। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज के खेल का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो देखिए 4 ऑप्शन है, अरब, भारत, फारस, तुर्की। तो इस 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक राइट आंसर चुन लेना है। ये अमीर खुसरो की विचारधारा है, तो अमीर खुसरो की विचारधारा के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर आपको चुन लेना है। जी हाँ, तो राइट आंसर आप देखिए कौन सा होगा इसमें। तो हमारे हिसाब से राइट आंसर जो होगा वो सेकंड होगा, यानी भारत। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज के खेल का आविष्कार जो है वो भारत में हुआ था। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो पोलो खेल का जन्मदाता है ये भी भारत है, यानी भारत में मणिपुर से जो है पोलो खेल का जो है प्रारंभ हुआ था। तो पोलो खेल का जन्मदाता जो है वो मणिपुर भी है। और इसी के साथ में हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए 35 है, और क्या है कि अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि खिज्र भाई मुबारक हो, मोहम्मद को आलम हुआ। तो ये खिज्र यानी सैयद वंश का अंतिम शासक था। तो इसकी मृत्यु देखिए 4 ऑप्शन है, 1414, 1421, 1434, 1451। तो राइट आंसर आपको चुन लेना है। राइट आंसर है आपका चौथा ऑप्शन, 1451। 1451 में अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु हुई, और इसी के साथ में भारत में लोधी वंश की शुरुआत हुई, यानी जो लोधी वंश की शुरुआत है वो भी 1451 में हुई है। तो अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु के साथ ही सैयद वंश का अंत हुआ और लोधी वंश का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, नासिर यामिन उल मोमिन की उपाधि धारण की थी? तो देखिए 4 ऑप्शन है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर आपको चुन लेना है। तो देखिए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा आपको गेस करना है। तो जी हाँ, राइट आंसर हमने गेस कर लिया है। अगला राइट आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने नासिर यामिन उल मोमिन की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, सल्तनत काल में सरजादार था? तो सल्तनत काल में सरजादार था, देखिए नया शब्द है आपके लिए, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 ऑप्शन है, गुप्तचरों का मुखिया, दूसरा है मुख्य न्यायाधीश, फिर है दासों का मुखिया, और फिर है मुख्य अंगरक्षक।
तो देखिए इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे और चारों ऑप्शन इस तरीके से होंगे जिनको आप पढ़ेंगे और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है और मजबूत तैयारी करनी है, क्योंकि परीक्षाएं आपकी बहुत ही नज़दीक हैं। और देखिए सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो मेहनत करते हैं, और कहते हैं कि खुदा भी उन्हीं के साथ में होता है, ईश्वर भी उन्हीं के साथ में होता है जो मेहनती होते हैं, मेहनत कश लोग होते हैं। तो देखिए कहते हैं कि कर मदद तो हो मदद। तो देखिए आपको इसमें से कोई नया ऑप्शन चुन लेना है। तो सल्तनत काल में सर जादार था, तो देखिए राइट आंसर हमें मिल गया है। राइट आंसर है मुख्य अंगरक्षक। तो जो मुख्य अंगरक्षक होता था इसी को सर जादार कहते थे। तो हम लोग अब आगे की क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोगों का है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस सूफी ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुर्द और अमीर खुसरो। बहुत ही अच्छा है। एक क्वेश्चन ऐसा इसी से मिलता जुलता है कि कश्मीर को भी भारत का स्वर्ग कहा गया है, तो वो अलग चीज है। ये भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है तो ये किसी सूफी संत ने कहा है। तो सूफी संत के बारे में आपको टिक करना है। तो राइट आंसर कौन सा है, देखिए राइट आंसर है चौथा, अमीर खुसरो को जो है ये भारत में, अमीर खुसरो ने कहा था कि भारत जो है वो पृथ्वी का स्वर्ग है। और अमीर खुसरो को वीणा और सितार का आविष्कारक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का जन्मदाता भी कहा जाता है। और अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा और अलाउद्दीन खिलजी की राज कभी भी थे। इसके अलावा अगर हम निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो जब सूफी संतों की बात होती है तो संतों का राजा कहा गया है निजामुद्दीन औलिया को, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया ने विवाह नहीं किया था। तो ये निजामुद्दीन औलिया के बारे में बात है। दूसरी बात है निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के संबंध बिगड़ गए थे। तो जिसमें गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को धमकी दी थी कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनुज दिल्ली अभी अस्त, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुर्कों के शासन काल में भारत की राजकीय भाषा क्या थी। तो देखिए तुर्कों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अरबी, फारसी, तुर्की और उर्दू। तो इसमें से आपको चुनना है। तो तुर्कों के शासनकाल में भारत की जो राजकीय भाषा हुआ करती थी वो फारसी हुआ करती थी। यानी जितने भी ग्रंथ लिखे जाएंगे वो हालांकि हैं ये लोग तो जो है तुर्की, लेकिन जो राजकीय भाषा है वो फारसी है। यानी ये लोग जितने भी ग्रंथ लिखेंगे वो फारसी भाषा में लिखेंगे, फारसी भाषा में लिखेंगे। और इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो मुबारक शाह के बारे में मैं बता दूं कि ये मुबारक शाह खिलजी नहीं है, ये मुबारक शाह है। समय को आप देख लीजिएगा, जो इसके ऑप्शन है उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक हमने लाइन आपको बताई थी कि खिज्र भाई मुबारक हो मोहम्मद को आलम हुआ। तो ये सैयद वंश वाले मुबारक शाह हैं जिन्होंने मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी। तो राइट आंसर आपको चुन लेना है। राइट आंसर आपको मिल चुका है सेकंड 1421। यानी 1421 में मुबारक शाह जो थे वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे और उन्होंने एक मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी। और इनके यहाँ एक इतिहासकार रहते थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी तारीखे मुबारक शाही, और उनके इतिहासकार का नाम था याहिया बिन सरहिंदी। तो याहिया बिन सरहिंदी ने इन्हीं के ऊपर एक जो है प्रसिद्ध पुस्तक लिख दी थी तारीखे मुबारक शाही। क्वेश्चन है, तारीखे फिरोज शाही का लेखक। तो देखिए चार ऑप्शन है, मोइनुद्दीन बरनी, अफीक, जियाउद्दीन बरनी और इब्न बबूता। तो इसमें से आपको आंसर चुनना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और राइट आंसर आपको चुन लेना है कि तारीखे फिरोज शाही का लेखक कौन है, जो कि फिरोज शाह तुगलक के समय में लिखी गई थी, जिसमें अलाउद्दीन के समय से इसका वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर की ओर चलते हैं। राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, जियाउद्दीन बरनी। यानी बरनी ने तारीखे फिरोज शाही एक पुस्तक लिखी थी जिसमें अलाउद्दीन की विजयों का वर्णन है प्लस फिरोज शाह तुगलक के समय का भी वर्णन है। और इसने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फतवा ए जहांदारी। ये भी एक बरनी की पुस्तक थी और बरनी जो था एक तुर्क था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में रहता था। तो एक जब मोहम्मद बिन तुगलक ने गैर
तुर्कों को जो है शासन में उच्च पद देना प्रारंभ किया। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत ही खफा हो गया था और इसने मोहम्मद बिन तुगलक को बड़ा उल्टा सीधा कहा था कि तुम माली हो, नाई हो, रसोइये हो, चिचोरे हो, जुलाहा हो। तो बहुत जो कुछ इसके मन में आया उसने उनको कहा। फिलहाल जो है तारीख फिरोजशाही का जो लेखक है वो आपके जो है जियाउद्दीन बरनी है। अगला क्वेश्चन है कि खराज से तात्पर्य, बहुत छोटा सिंपल क्वेश्चन, वन लाइन में। देखिए आंसर आपको ढूंढ लेना है, भूमि कर, गृह कर, ऋण और कानून। तो देखिए राइट आंसर हमें मिल गया है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर है भूमि कर। जो खराज है वो भूमि कर है, भूमि कर है। और देखिए 4 प्रकार के जो होते थे उस समय कर लिए जाते थे, जिसमें खराज, खुम्स, जजिया और जकात। तो इस प्रकार जो है 4 प्रकार के कर लिए जाते थे, जिसमें जो खराज था ये भूमि कर होता था और ये किसी से भी लिया जाता था, नहीं हिंदुओं से भी लिया जा सकता था और मुसलमानों से भी लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि कृषि के क्षेत्र में गल्ला बटाई व्यवस्था किसने की थी, ली थी। तो देखिए 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक। तो देखिए राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। कृषि के क्षेत्र में गल्ला बटाई व्यवस्था गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है भूमि पैमाइश के आधार पर बिस्वा प्रणाली विकसित की और उसने भूमि कर 50% कर दिया था। तो जो है बिस्वा के आधार पर जो है अलाउद्दीन खिलजी कर लेता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई उसके बाद 1320 में जब गयासुद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा और तुगलक वंश की जब उसने स्थापना की तो उसने अलाउद्दीन द्वारा किए गए जो बिस्वा प्रणाली थी उसको समाप्त करके पुनः गल्ला बटाई प्रणाली व्यवस्था इसने फिर से लागू कर दी थी। तो आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सांकेतिक मुद्रा किसने लागू की थी। तो 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको जो है राइट आंसर चुनना है। तो राइट आंसर आपको 30 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर चुनना है। 30 सेकंड में आपको आंसर चुनना है, 10 सेकंड में आपको गोला बनाना है। तो एक क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड मिलते हैं। तो अगर आप 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को अचीव कर लेते हैं तो निश्चित ही आप बहुत ही अच्छे अंक पाने के अधिकारी होंगे और आप एक बेहतरीन स्टूडेंट भी कहे जाएंगे। तो देखिए 40 आप प्रयास कीजिए कि हमेशा 30 सेकंड में आप ऑप्शन को चुन लें। तो देखिए सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी, तो राइट आंसर हम लोग चलेंगे। तो राइट आंसर है मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। मोहम्मद तुगलक ने अपने समय में 5 योजनाएं चलाई थी। संयोग से इसकी 5 योजनाएं असफल हो गई थी। तो उसमें भी एक योजना थी सांकेतिक मुद्रा। हुआ क्या था कि उस समय जो था विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। तो चांदी की कमी हो गई तो उसने सोचा कि चांदी की कमी हो गई। दूसरा इसका मानना था कि चांदी की मुद्रा चलने से चांदी का क्षरण होता है, तो उसकी जगह पर इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। लेकिन हुआ क्या कि जब इसने यह मुद्रा चलाई तो लोगों ने नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और हर घर सिक्कों का टकसाल बन गया और अंत में उसको यह योजना वापस लेनी पड़ी। लेकिन और जो है यह योजना इसकी फेल हो गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दारुल सफा क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, पुस्तकालय, दानशाला, अतिथि गृह और अस्पताल। तो राइट आंसर आपको चुन लेना है कि दारुल सफा क्या है। तो देखिए दारुल सफा, जी हाँ राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। राइट आंसर है चौथा, अस्पताल। यानी अस्पताल को जो है उस समय दारुल सफा कहते थे और इसमें जो होता था निःशुल्क चिकित्सा होती थी, एकदम फ्री। जैसे कि आज की 108 जो है निःशुल्क एकदम है। और उसी तरीके से उस समय भी जो चिकित्सा थी वो एकदम फ्री थी और ये राज्य की ओर से होती थी। जो अस्पताल होते थे ये राज्य की ओर से स्थापित किए जाते थे। खास करके फिरोज शाह तुगलक के समय में ज्यादा स्थापित किए गए थे। इन्हीं को दारुल सफा कहते थे। क्वेश्चन है सोनधर व तकावी ऋण किसानों को किसने देना प्रारंभ किया। तो 4 ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक, बलवान फिरोज तुगलक और मोहम्मद तुगलक। तो देखिए राइट आंसर आपको चुनना है। राइट आंसर है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने जो है सोनधर व तकावी ऋण किसानों को देना प्रारंभ किया था। क्योंकि मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था कि उस समय दोआब में कर वृद्धि कर दी थी। क्योंकि जो दोआब का क्षेत्र था वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था, लेकिन संयोग से उस समय दोआब में अकाल पड़ गया। लेकिन ये बात मोहम्मद बिन तुगलक को पता नहीं थी। लेकिन उसके जो अधिकारी होते थे वो किसानों से जबरदस्ती
कर लेते थे, टैक्स लेते थे। इससे क्या हुआ कि इधर अकाल पड़ गया और उधर उनसे जबरदस्ती कर लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसान बहुत परेशान हो गए और वो खेती को छोड़कर जंगल की ओर भागने लगे। लेकिन जब ये बात मोहम्मद बिन तुगलक को पता चली तो उसने किसानों को वापस बुलाया, उन्हें पुनः बसाया और उन्होंने खेती करने के लिए राज्य की ओर से सोनधर व तकावी ऋण की व्यवस्था की और एक कृषि विभाग दीवाने कोही की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो देखिए चार ऑप्शन, 1451, 1489, 1517, 1526। तो इसमें से सही आंसर आपको चुन लेना है। जी हाँ, बहलोल लोधी कब बैठा? तो बहलोल लोधी लोधी वंश का प्रथम शासक था, या कह सकते हैं कि लोधी वंश का संस्थापक था। उसने बहलोली सिक्के भी चलाए थे। तो राइट आंसर आपको चुन लेना है। तो राइट आंसर है आपका 1451। यानी 1451 में जब अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु हो गई और सैयद वंश का अंत हो गया, तो उसी समय बहलोल लोधी जो है गद्दी पर बैठेगा। बहलोल लोधी गद्दी पर बैठेगा और लोधी वंश की स्थापना करेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहलोल लोधी की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि बहलोल लोधी की मृत्यु कब हुई। तो चार ऑप्शन आपके सामने, 1451, 1489, 1517 और 1526। तो इसी में से आपको आंसर चुन लेना है। तो जी हाँ, राइट आंसर आपका देखिए कौन सा है। जी हाँ, राइट आंसर है आपका 1489। यानी बहलोल लोधी की मृत्यु 14/8/1489 में हुई। और इसके बारे में कहा जाता है कि सल्तनत काल का पहला ऐसा राजा था जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया। यानी अगर सर्वाधिक समय तक पूछा जाए कि किस वंश, कौन सा वंश चला, तो आप तुगलक वंश लिखेंगे। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक शासन किस सुल्तान ने किया, तो आप बहलोल लोधी के साथ जाएंगे, क्योंकि बहलोल लोधी ने 1451 से 89 तक 38 वर्ष शासन किया। इतना किसी भी सुल्तान ने सल्तनत काल में शासन नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो देखिए चार ऑप्शन है, 1451, 1489, 1517 और 1526। तो देखिए इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यानी बहलोल लोधी की जो मृत्यु है 1489 में हुई और सिकंदर लोधी जो है 1489 में गद्दी पर बैठा, क्योंकि सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का पुत्र था। तो अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी ने क्या किया था? सिकंदर लोधी को जो है औरंगजेब का अग्रगामी भी कहा जाता है। सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी और इसने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। और अगला और अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का, तो देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था। तो पहला ऑप्शन है आरी जे मुमालिक, अगला है बरीद ए मुमालिक, फिर है दबीर ए मुमालिक, फिर है काजी ए मुमालिक। तो सब में मुमालिक मुमालिक है, बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो आपको जरा ध्यान देना है। तो राइट आंसर की ओर चलना है। तो राइट आंसर है इसका दबीर ए मुमालिक। सल्तनत काल में जो शाही सचिवालय का प्रधान होता था वो दबीर कहलाता था। जो लिखने के जो लेखक होते थे वो ऑलरेडी दबीर कहलाते थे। ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी लिखने पढ़ने की बात आ जाए तो उनको दबीर कहा जाता था। और जो बरीद ए मुमालिक होते थे ये तो गुप्तचर होते थे। तो ये तो गुप्तचर होते थे, राज्य में घुमा करते थे, राज्य की जो सूचनाएं होती थी वो राजा को दिया करते थे, उनको छोटी छोटी बातों की खबर दिया करते थे। और आर्य जे मुमालिक ये तो जो है सेना का प्रधान होता था। यानी जो एक सेना का विभाग था दीवाने अर्ज, जिसको बलबन ने बनाया था, उसके बाद में सेना का विभाग बन गया और उस दीवाने अर्ज में जो हेड होता था, यानी जो सेना का प्रधान होता था, तो उसको आर्य जे मुमालिक कहते थे। और काजी के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो जो न्याय करते थे वो काजी होते थे, और जो धर्म संबंधी न्याय करते थे उनको सदर सुदूर कहते थे। तो इस प्रकार जो राइट आंसर है इसका शाही सचिवालय का प्रधान वो दबीर मुमालिक है। और इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती हुई, और आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।